हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। सिर्फ सूरज के निकल आने से ही अंधेरा नहीं जाता। इन ब्यूटीफुल लाइंस के साथ चैप्टर 4 में से आज हम जिस फाइलम को डिस्कस करेंगे वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 3 फाइला को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो थी पोरीफेरा, नाइडेरिया जिसको सिलिंट्रेटा भी कहते हैं, और टीनोफोरा। मैं इन सारी फाइला के जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो उससे रिवीजन पर्पस के लिए उन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड I am Yogita Gupta. So my dear young friends, without wasting any time, let's start today's class. The organisms belonging to the phylum Platyhelminthes are free-living, commensal और parasitic. बच्चों, फ्री लिविंग क्या होता है कि जो अपने आप पे डिपेंड रहते हैं, वो फ्रीली खाने पीने के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। तो प्लेटीहेलमिन्थिस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कोमेंसल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कोमेंसल मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहेंगे, मगर वो अपना फूड और शेल्टर उससे गेन करेंगे, मगर उस होस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं कमेंसलिज्म। एंड थर्ड, दे आर आल्सो पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक मीन्स कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर या अंदर जाता है तो वो अपने लिए फूड और शेल्टर तो वहाँ से गेन करता ही है, मगर उस होस्ट की बॉडी को भी बड़ा सारा नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं पैरासिटिज्म। सो ये जो प्लेटीहेलमिन्थिस के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, वो कमेंसल भी हो सकते हैं और वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ दे हैव अ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। आपको मैंने पहले लास्ट वीडियोस में भी बताया था, डोर्सल साइड होती है, जैसे हमारा हाथ उल्टा होता है ना, उसको बोलते हैं डोर्सल साइड, और सीधे हाथ को बोलेंगे वेंट्रल साइड। नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस के, इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब है कि जैसे ऊपर से भी, मतलब जैसे रोटी की तरह आप ये समझ लो, जैसे चपाती होती है उसकी ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, बिल्कुल चिपकी हुई। तो उसको बोलेंगे हम डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। जैसे एक पत्ता होता है, लीफ होता है, या कोई एक पेपर होता है, तो उनके बीच में कोई हाइट नहीं होती, दोनों सरफेस ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़ी होती हैं। इसी तरह से रोटी की तरह समझ लो या पेपर की तरह समझ लो, ऐसे इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है। सो दे आर आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स, इसलिए उनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। देयर बॉडी जनरली शेप्स एज अ वॉर्म। ऐसे जनरली देखो तो उनकी बॉडी ऐसे ही होती है जैसे कोई कीड़े होते हैं, वॉर्म होते हैं, बट वेरीज फ्रॉम फ्लैटेंड टू लॉन्ग रिबन लाइक एंड लीफ लाइक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वॉर्म लाइक तो होते ही होंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके, बट कुछ जो हैं वो फ्लैटेंड भी होते हैं। फ्लैटेंड मतलब चिपके हुए, वो लंबे रिबन की तरह भी होते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, टेनिया की ये पिक्चर दिखाई दे रही है, लंबा सा रिबन लाइक है ये, और ये जो फेशियोला है या प्लेनेरिया ये लीफ लाइक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं होते ये फ्लैटेंड हैं, मगर ये लंबे भी हो सकते हैं, जैसे टेनिया की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। नो इन साइज दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक। ये छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। उनका साइज 0.1 मिलीमीटर तक से भी छोटा हो सकता है, टू एक्सट्रीमली इलोंगेटेड फॉर्म्स। और बहुत लंबे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पता है कितने? 20 मीटर्स या उससे भी ज़्यादा। इमेजिन करो, इतने लंबे लंबे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, जो दूसरों की बॉडी के अंदर रहकर उनका अच्छे से नुकसान कर रहे होते हैं। नाउ बच्चों, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल।
ये भी हम बहुत बार इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं सिमेट्री में कि बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तभी मैंने कहा कि जो लास्ट वीडियोस हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी इस वीडियोस की, इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं। सो दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि इनको अगर हम ऊपर से नीचे तक एक कट में काटें तो दे कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। उनको परपेंडिकुलरली अगर काटा जाए तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट जाते हैं। सो दे आर नोन एज बायलेटरली सिमेट्रिकल। उनका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होगा वो हमारी तरह ही, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमें भी हेड से लेके पूरे नीचे तक एक कट में काटा जाए तो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड जो होंगी वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होंगी एक दूसरे की, है ना। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। और इनका जो हेड और टेल होता है वो उसमें डेफिनेट पोलैरिटी होती है, मतलब डेफिनेटली वो पता होता है कि ये हेड है और टेल है, उसमें एक टिप जैसी बनी होती है। जैसे यहाँ पर ये पोलर एंड बना हुआ है इसका हेड जो दिखाई दे रहा है फ्लैट वार्म का, तो इन पिक्चर्स में भी देखो तो इसका हेड और जो टेल पोर्शन होगा वो उसमें एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हमने डिस्कस किया है कि इनकी जो बॉडी है उसकी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी तो उसमें 3 जर्म लेयर्स होंगी। कौन कौन सी, ये भी आपको पता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और सेंटर वाली कौन सी, मेसोडर्म। सो ये जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल, एक इनका करेक्टरिस्टिक, दूसरा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ दीज आर एसिलोमेट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिलोम वाली कैविटी नहीं होती है। सो दे आर नोन एज एसिलोमेट्स। और मगर देखो अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात होने शुरू हो गई जो आपने अभी 3 उसमें फाइला में नहीं देखी थी कि दे हैव ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब भगवान ने इनके ऑर्गन्स को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया। सो इनकी ऑर्गेनाइजेशन पहले जो हमने पढ़ी थी किसी में सेलुलर लेवल थी, किसी में टिश्यू लेवल थी, मगर यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो जब डिफरेंसेस आते हैं एग्ज़ाम में तो आपने ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अच्छे से लर्न करके रखना है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर वाइट और कलरलेस। मैक्सिमम जो इस फाइला के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चों, वो ज़्यादातर वाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, तो वो वाइट ही हुए किस्म के। और फ्री लिविंग फॉर्म्स आर ग्रे और ब्राउन ब्लैक। और जो फ्री लिविंग होते हैं, जो ऐसे ही वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं, वो ग्रे भी हो सकते हैं और ब्राउन ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। बट आपने देखा होगा कई बहुत सारे ब्राइटली कलर्ड भी होते हैं, तो इनमें बड़े सारे कलर्स की वेरिएशन है। नाउ द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड। अब देखो एक और बड़ी बात आ गई। अभी तक जितनी फाइला के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उनमें कोई हेड, कोई मतलब सेंटर वाला, कोई उनकी बैक या स्टोमक या फिर एंड पोर्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था। तो जो शुरू में आपने पॉरिफेरंस पढ़े थे वो तो बिल्कुल चल ही नहीं सकते थे। फिर आपने नाइजीरिया में पढ़ा, उनके पास तो वो पॉइजनस, उनके पास वो थे जिससे वो एक किस्म का डंक मारते थे। अब जो थर्ड पढ़े थे आपने टीनोफोरा, वो बायोल्यूमिनेसेंस करते थे, वो तो चमक चमक के पानी में फ्लोट करते थे। सबके अपने अपने स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स थे। अब यहाँ पर यह है कि इनकी बॉडी जो है उसमें एक हेड आना शुरू हो गया। और हेड आना शुरू हो गया इसका मतलब है अब थोड़ा थोड़ा ब्रेन का भी कुछ पोर्शन नेचर इनको दे रही होगी। नाउ द माउथ एंड जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्लैटेंड बॉडी। ये बड़ा कुछ अजीब सा ऊपर वाले का करिश्मा है कि इनका माउथ एंटीरियर इस पोजीशन पे होना चाहिए था, बट माउथ इज़ प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस, और वो भी कुछ अजीब सी जगह, कुछ सेंटर वाली पोर्शन में, यहाँ इनका माउथ होता है। एंड जो फ्लैटेंड होते हैं। और द पैरासिटिक फॉर्म्स हैव एडहेसिव स्ट्रक्चर्स। और जो पैरासिटिक हैं, अभी मैंने बताया था पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहने के लिए जाते हैं, फूड शेल्टर के लिए, और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो टेप वॉर्म है जिसकी पिक्चर अभी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये दिस इज़ पैरासिटिक इन नेचर। ये हमारे इंटेस्टाइन्स में भी पाया जाता है। जब हम इससे इन्फेक्शन हमें हो जाती है
और ये जो टेप वॉर्म है, जिसको टेनिया भी कहते हैं, इनमें इसके हेड के ऊपर स्पेशल टाइप के हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं और सक्कर्स होते हैं। तो यहाँ आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये राउंड राउंड ये सक्कर्स लगे हुए हैं और ऊपर इसको ये हुक्स लगी हुई हैं। इसका मैंने मॉडिफाइड जो एक और डायग्राम है बड़ा अच्छा सा, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये देखो कितना क्लियरली, ये आइज़ नहीं है, ये क्या है, ये सक्कर्स हैं और ये ऊपर इसके ऊपर हुक्स लगी हुई हैं, जिसके सहारे ये हमारे इंटेस्टाइन्स के साथ क्लच बना के मतलब अच्छे से अपने कांटे हमारे इंटेस्टाइन्स के ऊपर फंसा देता है, ताकि ये हिल ना पाए और जो हम फूड खाते हैं ये उस डाइजेस्टिव फूड को ये इनटेक कर लेता है। Now some of them absorb nutrients from the host डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ जो होते हैं वो इतनी मेहनत करते ही नहीं है, वो सीधे अपनी बॉडी सरफेस से ही होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। वो कोई हुक शुक फंसाने का कष्ट नहीं करते। नाउ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एन एनस। इनकी बॉडी में बच्चों एनस नहीं होता, माउथ था। ये देखो, अब मैंने यहाँ पर बहुत क्लियर पिक्चर लगाई है कि वेंट्रल साइड पे यहाँ पर इनका माउथ था, और ये जो लंबी सी पाइप नज़र आ रही है ना, ये है फेरिंग्स। देखो इनका फेरिंग्स भी बाहर की ओर ही लटका हुआ नज़र आता है। हमारा फेरिंग्स तो देखो हमारी चेस्ट के अंदर है, बॉडी के अंदर, बट इनका फेरिंग्स जो है वो इस रिबन लाइक बॉडी से बाहर की ओर लटका हुआ है। एंड दिस ओपनिंग इज़ नोन एज माउथ। मगर इनकी बॉडी में कोई भी एनस नहीं होता है। सो इस माउथ से ही ये फूड का इंटेक करते हैं और इसी ओपनिंग से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नाउ द लैक्स स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो अभी ये भी हो गया कि इनमें अभी कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, कोई बोन्स नहीं बनी, रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल कोई भी ऑर्गन नहीं बना, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें नहीं होता है। अब रेस्पायर तो इन्होंने करना है, सांस तो लेनी है, तो ये नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। सो दे रेस्पायर बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस एक्सटर्नली। तो ये बॉडी की सरफेस पे जहाँ बॉडी के ऊपर जो पोर्स होते हैं वहीं से ये रेस्पायर करते हैं, वहीं से डिफ्यूजन के थ्रू एयर जो है ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। क्योंकि स्पेशल ऑर्गन्स ही नहीं है, ना कोई नोज़ है, ना कोई लंग्स है, ना कोई गिल्स हैं, अभी तो इतने मॉडिफाइड नहीं हुए हैं। नाउ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब ये इनकी एक स्पेशलाइजेशन आ गई। जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था ना टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस, ऐसे ही फ्लेम सेल्स के बारे में भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स किस फाइला के ऑर्गेनिजम्स में होती है और फ्लेम सेल्स के क्या फंक्शंस हैं। नो बच्चों, फ्लेम सेल्स जो होते हैं दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन है, कितनी बॉडी में रहनी ही चाहिए, कितना फ्लूइड अंदर रहना चाहिए, कितना बॉडी के बाहर थ्रो करना है, और कैसे हमारी बॉडी में से जो वेस्ट जो फ्लूइड है, जो यूरिन टाइप फ्लूइड है, वो कैसे बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये इन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में और किस में, एक्सक्रीशन में। तो ये देखो इस पिक्चर में देखो फ्लेम सेल्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक सारी फ्लेम सेल्स की एक ऐसे चेन जैसी बनी होती है, और फ्लेम सेल्स से ये जो मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी पोर्स लगे होते हैं, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। नाउ देयर नर्वस सिस्टम इज़ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, बहुत ओल्ड, जो बड़े पुराने ज़माने का है, जो मॉडिफाइड नहीं है, जो मॉडर्न नहीं है। तो इनका नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि अभी तो इन्होंने सोचना समझना शुरू किया। धीरे धीरे आगे आगे जो फाइला हम पढ़ेंगे उनके ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे फिर उनमें से ब्रेन की डेवलपमेंट होने लगेगी। नाउ देयर नर्वस सिस्टम इज़ प्रिमिटिव कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो यहाँ पर कोई हमारे ब्रेन की तरह बड़ी बड़ी नर्व्स और ब्रेन नहीं होता, यहाँ पर क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं जो इनको फील कराने में हेल्प करते हैं, एंड 1 और 3 पेयर्स ऑफ नर्व कॉर्ड्स। तो इस पिक्चर में देखिए यहाँ जो हेड पोर्शन है यहाँ पर ये गैंग्लिया लगे होते हैं, ये येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन गैंग्लिया के साथ ही एक ये येलो कलर की नर्व पूरी बॉडी से यहाँ जा रही है और एक यहाँ से यहाँ
उल्टी साइड से होते हुए यहाँ आ रही है, तो दीज आर नोन एज नर्व कॉर्ड्स। और ये इन्हीं के नर्व कॉर्ड्स और गैंग्लिया की हेल्प से ही ये फील करता है, और या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत समझता है। नाउ दीज आर मोस्टली मोनोइशियस। मोनोइशियस में मतलब जब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो। उनका दूसरा नाम क्या है, हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस करें। उनको और क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। वेरी गुड। हर्मेफ्रोडाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस ओवरीज एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। सो ये जो प्लैटीहेलमिन्थस के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। मगर ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। ये जैसे बाइनरी फिजन आपने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ आप इस डायग्राम में देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है जब इसने अपने आप के दो बनाने होते हैं तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म, ये जो पहले इतना ऑर्गेनिज्म था, ये इसके बाद ये अपने आप को स्ट्रेच करता है और स्ट्रेच करके इतना स्ट्रेच करता जाता है कि न्यूक्लियस का थोड़ा पोर्शन इधर थोड़ा इधर आ जाता है, और ये फिर बाद में अपने आप को स्ट्रेच करते करते इसके 2 पोर्शंस बन जाते हैं, नीचे वाला ये पोर्शन और ऊपर वाला ये पोर्शन। और ये जो 2 पोर्शंस हैं ये 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ये 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। दिस इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। नाउ अगर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो कैसे होती है, तो बच्चों हालांकि ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के पास आते हैं। तो इसके स्पर्म्स इसमें जाते हैं और इसके स्पर्म्स इसमें जाते हैं, गॉट इट। और फिर इसके ओवम के साथ इस ऑर्गेनिज्म के स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन होती है और इसके ओवा के साथ इसके स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद फिर जाइगोट बनता है और न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, क्योंकि इनमें एग्जैक्टली ये पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे, क्योंकि अगर इस इंडिविजुअल की बात करें इसमें भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स इसके आए होंगे और कुछ इसके आए होंगे, और इसमें भी कुछ इसके आए होंगे कुछ इसके आए होंगे, कुछ मदर के और कुछ फादर के, ऐसा समझ लो। तो इसलिए दीज आर जेनेटिकली डिफरेंट। मगर कई बारी ये जो प्लेनेरिया होता है ये अपने आप को ही ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को काटता है और 2 इक्वल हाफ्स में काट लेता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म 2 बने ये बिल्कुल जेनेटिकली सेम होंगे। सो ये जो फर्टिलाइजेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, और कई केसेस में ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे मैंने अभी बता रही थी कि इसके स्पर्म इसको मिलेंगे और इसके स्पर्म इसको मिलेंगे। और कई केसेस में ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनवाइट ही नहीं करते, अपनी ही बॉडी में स्पर्म्स भी हैं और ओवम भी हैं, और तो प्लांट्स की तरह ये भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। द डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को बर्थ देता है और डायरेक्टली वो बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता है, पहले उसके बीच में कुछ और स्टेजेस आती हैं, लार्वल स्टेजेस आती हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। मगर जैसे हम लोग हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोगों के जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो हमारी डेवलपमेंट या डॉग्स की या कैट्स की या रैट्स की, जो हायर एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। बट जब पेरेंट्स और जो आने वाला ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में लार्वल स्टेज भी आए, दैट डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। नो बच्चों, ये बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि जो इनका लाइफ साइकिल है ना, इनका प्लैटीहेलमिन्थस का, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इनकी लाइफ में 1 और मोर होस्ट्स इनको चाहिए जो पैरासिटिक फॉर्म्स में हैं। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक समराइज़ करके आपको बता दूं, हालांकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट ये आपको अच्छा लगेगा समझने में कि जब जो ऑर्गेनिजम्स जो जब ह्यूमन बींग्स जो हैं, जब ये पोर्क खाते हैं जिसको पिग का मीट कहते हैं, जब वो अच्छे तरह से कुक नहीं हुआ है या इन्फेक्टेड है, तो अगर उन्होंने वो अनकुक्ड खाया, या अच्छे से कुक नहीं हुआ था, या कोई अच्छे सैनिटरी कंडीशंस में नहीं था, किसी गंदी जगह से खा लिया, तो या बीफ खाया,
तो क्या होता है कि इस ऐसे मीट में जो ये जो होते हैं प्लैटीहेलमिंथेस के जो छोटे छोटे एग्स कह लो, वो सिस्ट फॉर्म में होते हैं। तो जब ये ह्यूमन बींग्स इस मीट को खाते हैं तो ये सारे जो सिस्ट जो हैं वो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाकर ये बड़े होते हैं और ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जिनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं, जिनको टेनिया सोलियम भी कहते हैं। अंडरस्टूड। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये अपनी जब फर्टिलाइजेशन इनकी होती है, जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारी ये जो इनके लास्ट के पार्ट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं प्रोग्लॉटिस। तो ये इनके लास्ट के पार्ट्स, इस कीड़े के जो लास्ट के पार्ट्स हैं, इनमें बहुत सारे एग्स भरे होते हैं और ये पार्ट्स जो हैं टूट टूट के ना हमारी इंटेस्टाइन्स के में अंदर इनका ढेर लग रहा होता है और इनके अंदर अंडे भरे होते हैं। ओके। अब सपोज़ करो ये जो आदमी है, जब ये अपना इजेक्शन करेगा, जब ये अपना स्टूल पास करेगा, तो जब इसकी जो पॉटी होगी उसके अंदर बहुत सारे इन ऑर्गेनिजम्स के एग्स होते हैं। अब सपोज़ करो वो वेस्ट मटेरियल, इसका जो पॉटी है वो यहाँ पड़ी है और ये जो पिग है, जब ये अपने फूड की सर्च में आता है तो गंदी मंदी चीज़ें खा खा के वो जो इसकी जो पॉटी के अंदर वो जो पड़े थे इनके एग्स, वो भी इसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। नाउ इसके इंटेस्टाइन में से जो भी वो जाते हैं अंदर, तो इंटेस्टाइन से ये प्रिक करके इसके इंटेस्टाइन से होते हुए इसके पूरे फ्लैश के अंदर, इसके पूरे मांस के अंदर चले जाते हैं वो। अंडरस्टूड। अब अगर वो ही पोक दोबारा से वो इंसान खा ले जो इन्फेक्शन से भरा हुआ है, तो फिर से उस इंसान को किसी जो भी खाएगा उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। तो इनके लाइफ साइकिल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, क्योंकि प्राइमरी होस्ट कौन है, वो है मैन, और सेकेंडरी होस्ट है पिग। तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होते होते ये ऐसे इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शंस को फैलाते हैं। अब ये देखो, ये जो डायग्राम सेकंड मैंने दिखाया है, ये हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पता ना आपको, वो कैसे, आपको पता है कि जब हमारा फूड हमारे माउथ से नीचे जाता है तो क्या उन मोमेंट्स जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में हो रही है तो उनको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स, कि ऐसे पिच पिच करके फूड को दबा दबा के नीचे 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 गिर रहा होता है। अब इसको पता है कि सारे अंदर से वो गट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो हिल रही हैं। अब ये क्या होगा, ये क्या करता है, ये अपने सक्कर्स की हेल्प से, ये देखो कितने कस के इसने अपनी गर्दन उसके अंदर डाल दी हुई है ताकि ये चिपका रहे, और जो कुछ भी फूड हमने खाया होगा या डाइजेस्ट हुआ होगा वो सारा फूड ये खा जाते हैं। इसलिए वो जो ऐसा इंसान जो है वो वीक होने लगता है। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका करैक्टरिस्टिक है जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स, इवन नीट में भी बहुत बारी पूछा जाता है कि वो कौन ऑर्गेनिज्म है जिनमें हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है, या प्लेनेरिया का एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक बताओ। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो प्लेनेरिया हैं, जो प्लैटीहेलमिंथेस के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होता है, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है कि कोई भी पार्ट इनकी बॉडी का कट जाता है वो दोबारा से आ जाता है। इसका मतलब ये तो कभी मरते ही नहीं है। ये मरेंगे कब, अगर इनकी रीजनरेशन की कैपेसिटी किसी तरीके से बंद कर दी जाए, तो थ्रू रेडिएशंस और किसी और मेथड से, अदरवाइज़ ये कभी भी नहीं मरते, ये अमर हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर इसकी यहाँ से गर्दन कट गई या नीचे वाला ये पोर्शन कट गया, तो ये ऊपर वाला पोर्शन भी अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन भी अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसे ही इस साइकिल में भी आप देख सकते हो कि अगर ये सिर्फ इसकी नेक बच गई थी और नीचे वाली बॉडी नहीं बची थी, तो इसने फिर से ग्रो कर ली, और यहाँ पर ऊपर वाली पोर्शन नहीं बचा था और नीचे वाला बचा था, तो इसने फिर से रीग्रो कर लिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन एंड दिस इज शोन इन प्लेनेरिया। ये आपने लर्न करके रखना है। नो बच्चों, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल्स दी गई हैं प्लैटीहेलमिंथेस की, वो हैं, फर्स्ट है टेनिया सोलियम, जिसको हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। ये टेप की तरह फ्लैटेंड होता है, मोस्टली ये हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है जब हमें इन्फेक्शन हो जाती है इनकी। या फिर फेशियोला, जिसको लीवर फ्लूक भी कहते हैं, वो इसकी ये पिक्चर है। और थर्ड इज़ प्लेनेरिया,
जिसके बारे में हमने बहुत बारी बात कर लिया। और ये जो छोटी छोटी आइज़ की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली इसकी आइज़ नहीं है, ये आइज़ की तरह ही डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन आइज़ से ये देख नहीं सकते हैं, मगर ये लाइट की इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं कि कितनी लाइट इनके ऊपर पड़ रही है। सो स्टूडेंट्स, ये आज के चैप्टर में, या यूँ कहें कि आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरे पढ़ाए हुए जो भी वीडियोस में जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मोर ओवर हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आते हैं तो एक थम्स अप तो बनता ही है। सो प्लीज़ कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई फाइलम के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।